नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपका जो है बता रहा हूँ मैं आर्टिकल 20। ठीक है, इसमें मैं आपका जो है जितना भी आपका जो है एक तरीके से आर्टिकल 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मैं इसमें ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जैसे कोई भी अगर हम क्राइम करते हैं, क्राइम के बाद या फिर अगर कोई भी क्राइम है तो उस बंदे को उस जो क्राइम कर रहा है या फिर जो जिससे क्राइम हुआ है या फिर जो क्राइम कर सकता है उसको क्या क्या चीजें जो है संरक्षण दिया गया है उसको। देखिए ये जो आर्टिकल उसमें तीन बातें हैं, तीन भागों में वो बांटा गया है। ठीक है, पहली है कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं। ये क्या है? ठीक है, ये कहता है कि कोई भी कानून, ठीक है, कोई भी एक्ट, कोई भी कृत, ठीक है, कोई भी एक्ट ऐसा जो कि जिसको करने पर आज इस समय कानून कोई भी नहीं है, लेकिन अगर उसको आगे कभी भी भविष्य में कोई कानून बनता है तो उसको आज किए गए काम के लिए उसको सजा नहीं दी जा सकती। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल से ऐसे समझ लीजिए कि मार्च से पहले मास्क ना पहनने पर कोई भी कानून नहीं था, कोई भी जुर्माना नहीं था। लेकिन आज मास्क ना पहनने पर 1,000 रुपए का जो है जुर्माना लगता है उसमें। ठीक, 1,000 रुपए का। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून बना दे सरकार कि वो ये कहे कि ठीक है 3 महीने जनवरी से लेके और अब तक जिसने मास्क नहीं पहने सबको 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये चीज जो है ये आपको यहां पर जो है संरक्षित करती है, यहां पर ये प्रोटेक्ट करती है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप सरकार उठे और आज कहे कि नहीं जो 4 महीने पहले आपने जो काम किया था उसके लिए आज हम आपको जेल में डालें। नहीं, कोई भी ऐसा काम जो पहले जिसके ऊपर कानून नहीं था अगर उसके ऊपर कानून अब भविष्य में बनता है तो आज किए गए उसके काम पर, आज किए गए कृत्य पर उसको जो है सजा नहीं दी जा सकती। यही ये कहता है कि कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं। ये जो कानून, ये जो चीज है ये क्रिमिनल लॉ पे नहीं है, क्रिमिनल अगर कानून है उस पर नहीं है। लेकिन अगर आपका जो है फौजदारी कानून है, ठीक है, फौजदारी का मतलब होता है जैसे जमीनी संबंधित विवाद होते हैं, टैक्स संबंधित विवाद होते हैं, इन पर यह पहले से लागू हो सकता है। मतलब ऐसे को मान लीजिए सरकार अगर कल को ये कह दे कि जिसकी 10 लाख रुपए तनख्वाह जो है 5 साल पहले से थी उस पर जो है टैक्स 5% लगेगा। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप नहीं लागू कर सकते क्योंकि हमें संविधान में संरक्षण में लागू। नहीं, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में, जैसे मर्डर हो गया, आपका जो कोई भी ऐसी चीज जो आपको सजा आपको देती हो, ठीक है, वो भी कोई भी चीज ऐसी जो क्राइम आपको साबित करती हो कि हाँ आपने एक क्राइम किया, कि कोई अपराध आपने किया है। ठीक है, और ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर जो है आपका जो है भागीदार होगा उसमें। ठीक है, दूसरा इसमें एक पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है मान लीजिए 1 साल की अगर उसमें सजा दे रखी है तो आप जो है उसको 5 साल की सजा दे दें। जो सजा दे रखी है आप उतनी ही सजा उसको दे सकते हो। ये दो चीजें इसमें जो हैं कोई पूर्वपद प्रभाव नहीं। मेनली इसमें मुख्यतः यही बताया गया कि कोई भी ऐसा कानून जो है नहीं बनाया जाएगा, कोई भी ऐसा कानून जो है पूर्वपद मतलब पहले किए हुए किसी काम के लिए आप उसको लागू नहीं कर सकते हैं, वो भी सिर्फ क्रिमिनल केस में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति का क्या मतलब होता है? दोहरी क्षति का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए आप 2 बार दंड नहीं दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी आदमी ने अगर मान लीजिए किसी को थप्पड़ मार दिया या फिर किसी से झगड़ गया, ठीक है, तो एक बार उसको सजा हो गई 5 साल सजा। ठीक, 5 साल सजा होने के बाद उसने पत्थर तोड़े वहां पे जाके और पूरा एकदम रिग्रेस इम्प्रिजमेंट हुआ उसको। ठीक, उसके बाद जब वो वापस आया तो उसको ये नहीं कह सकते नहीं अब आप दोबारा जाइए 5 साल के लिए। ठीक, मतलब एक ही सजा के लिए 2 बार उसको सजा नहीं दी जा सकती, दोहरी क्षति नहीं की जा सकती। तीसरा पॉइंट है स्व अभिशंसन। ये जो टफ वर्ड है ना, इनसे घबराया मत करो। स्व अभिशंसन का मतलब होता है कि किसी भी अपराध के लिए जो भी अभियुक्त है, मतलब जो भी क्रिमिनल है, जो कोर्ट में जिसको पेश किया जाना है या फिर कोर्ट में जाना है उसको, तो उसको आप खुद के लिए साक्ष्य जो है जमा करने के लिए या खुद के लिए जो है साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं तुमने क्राइम किया है अब तुम ही उसको एक्सेप्ट करो जबरदस्ती और तुम ही जो है अब ये कहोगे कि नहीं मैंने किया है। ये ऐसा नहीं कर सकते आप। वो स्वेच्छा से कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तभी आपने देखा होगा पुलिस के सामने दिया हुआ कोई भी बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट ये समझता है कि पुलिस ने 99% जो है इसको डरा धमका के ही बयान दिया होगा, दिलवाया होगा। ठीक, तो इसीलिए कोई भी अपराधी है उसको आपको जो है खुद के विरुद्ध अपने आप के लिए साक्षी होने का वो नहीं है कि नहीं मैं था वहां पे मैंने ऐसा किया था, ऐसे आप उसको जो है प्रेशराइज नहीं कर सकते हो।
ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हैं इसमें हैं, और तीन के अलावा इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं है ऐसा स्पेशल जो कि आपको जो है क्वेश्चन बने और जो है आपका उसमें ना निकले। पहले मैंने आपको बता दिया क्रिमिनल लॉ में है, ये सिविल लॉ में, सिविल जो लॉज होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सिविल लॉ को कोई कानून अगर आज बनता है तो 4 साल पहले से भी उसको लागू किया जा सकता है, 1 साल पहले से भी लागू किया जा सकता है, वो सरकार के ऊपर है, ठीक। लेकिन किसी भी क्रिमिनल लॉ में आप जो है पहले से उसको नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आज आपका अप्लाई हो रहा है तो आज से लेके भविष्य में होने वाले सारे काम जो है उसके लिए सजा हो सकती है, आज से पहले की सजा नहीं हो सकती उसको। समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या है? सिंपल सा समझ लिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब सरकार जो है वो संविधान जो है हमें ये कहता है कि आपके प्राणों की सुरक्षा हमको करनी है, ठीक। मतलब ये अनुच्छेद आपके प्राणों की सुरक्षा जो है की गारंटी लेता है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें मेनका मामले में, मेनका गांधी वाला जो मामला था उसमें ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा था कि जैसे इसमें पूरा जब आप पढ़ेंगे इसको, इस आर्टिकल को, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाना चाहिए। मतलब यह है कि विधि द्वारा, मतलब किसी कानून द्वारा ही उसको उसके प्राण लिए जा सकते हैं, ठीक। अन्यथा किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, किसी भी कार्यकारी ऑर्डर से उसके प्राण नहीं लिए जा सकते हैं। मतलब ये कहता है कि ऐसा नहीं है सरकार को कल एक ऑर्डर निकाल दे होम मिनिस्ट्री का कि नहीं वो जो आदमी है उसका आप जो है उसको मार दीजिए, ऐसा नहीं कर सकती वो, ठीक। बाकायदा एक कानून लाना पड़ेगा, कानून के अंतर्गत ही, जैसे मान लो होता है ना कि हीनियस रेप में अब क्या होता है, हीनियस रेप में अब वो जो है डेथ पनिशमेंट है, हीनियस रेप में डेथ पनिशमेंट है। तो इसी प्रकार क्या है, वो पहले कानून बना उसके बाद ये डेथ पनिशमेंट दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहा कि नहीं वो उसने जो है बहुत ही गलत काम किया था इसलिए उसको सजा दी जा सके। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं होना चाहिए, वो लॉ बन के ही आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले गोपालन मामला था, एक गोपालनवाद, ठीक है। गोपालनवाद था 1950 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो है ये विधानमंडल अगर कोई, मतलब जैसे संसद को या विधानसभा कोई कानून पास करती है उसके अनुसार अगर किसी को मृत्युदंड देती है तो वो मान्य होगा, ठीक है। ये उसने कह दिया, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मान्य नहीं होगा। सरकार अगर कुछ कहेगी तो नहीं मान्य होगा, लेकिन अगर वो बाकायदा कानून बन के आ रहा है तो वो मान्य होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, मेनका मामले में, मेनका मामला 1978 में हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना गोपालन मामले को पलट दिया, ठीक है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार अगर कानून ये बना ले कि कानून में अगर ये लिख देगा ठीक है जो मतलब जिसने मास्क नहीं पहना है उसको सीधा मृत्युदंड दे दिया जाए, नहीं। मतलब कहने का ये है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी होगी, वो भी मानवीय होनी चाहिए, वो भी एक लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है ना, न्यायपूर्ण होनी चाहिए वो, ठीक है, मानवीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल जलूल आप जो है कानून बना दो उसके हिसाब से लोगों को जो है आप मारना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेनका मामले में उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। अब आर्टिकल 21 क्या है, देखिए आर्टिकल 21 का मतलब समझ लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके प्राणों की ही रक्षा करी जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो भी आपके जो है वाद आते हैं उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, और ये अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी मानव को किसी मानवीय सम्मान, मतलब मानवीय सम्मान का मतलब होता है मानव, मतलब ह्यूमन होने के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो चीजें जरूरी होती है कि मानव एक बेसिक नीड जो एक ह्यूमन को होती है वो सारी सारी अनुच्छेद 21 में। एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल में यह है कि स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, निंद्रा का अधिकार। जब रामदेव बाबा पे 2012 के करीब जो है लाठीचार्ज हुआ था रात में, जब वो आंदोलन पर बैठे थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रात्रि के समय सरकार जो है वो ऐसा नहीं कर सकती कि रात्रि के समय डंडा पटकाने शुरू कर दे और लोगों को पीटना शुरू कर दे, नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर आ जाता है निंद्रा का अधिकार, ठीक है। देखिए हमारे संविधान की बहुत खूबसूरत बात पता है क्या है, वो ये है कि जो इसमें लिखा होता है ना उससे ज्यादा विस्तृत है ये। जैसे अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से लेकर अब तक इतना ज्यादा इसको ब्रॉड कर दिया है, इतना ज्यादा ब्रॉड कर दिया है कि संविधान का सबसे, मतलब ये कहते हैं कि सबसे मुख्य जो पार्ट, सबसे मुख्य अनुच्छेद माना जाता है वो यही माना जाता है, अनुच्छेद 21। भाई प्राणों की स्वतंत्रता, प्राणों को जो है बचा रही है संविधान, हमारा बचा रहा है। तो इसीलिए ह्यूमन होने के लिए, एक मानव होने के लिए जो मिनिमम नीड्स की जरूरत होती है, जैसे बिना सोए आप कितने दिनों तक जीवित रह सकते हो, बीमार पड़ जाओगे, एंड में जाके खत्म हो जाओगे, ठीक। उसके बाद है जैसे आपका सूचना, वो आपका जो है प्रतिष्ठा का अधिकार, जैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा का अधिकार होता है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ये भी आपका जो है सुप्रीम इसके
आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। देखिए एक चीज मैं बताऊं, वादों में वाद जब मैंने कराए थे पहला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने काफी चीजें बता चुका हूं, ठीक है, तो उसमें भी चीजें इंक्लूडेड है, और जब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आता रहेगा उसमें भी चीजें मैं इंक्लूड करता रहूंगा जो भी नया कुछ बनता है, ठीक। फिर है तुम्हारा आश्रय का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, उसके बाद है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ठीक, और आपका सरकारी अस्पताल में उचित समय पर उचित इलाज करने का अधिकार, ठीक, राज्य के बाहर न जाने, राज्य निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ये सारी चीजें जो हैं वो सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, मतलब ये नहीं कि आपको चौराहे पर लटका दिया जाएगा, ऐसा नहीं, ये भी अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे अधिकार जो, इनको रटने की जरूरत नहीं है आपको, मैं जब इसके नोट्स दूंगा मैं आपको, ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रहा हूं, नोट्स में आपके जो इसके मूल अधिकार के नोट्स हैं मैं आपको इकट्ठा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे आपके। तो ये जो है आपका, इसमें जो है मैं उसमें तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आ सकते हैं आपके, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 21 में इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी चीज नहीं बचती है, ठीक। फिर है आपका अनुच्छेद 21A। 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि अनुच्छेद 21 ही कहता है कि 6 से 14 वर्ष के तक के जो बच्चे हैं उनको सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी, मुफ्त शिक्षा। दूसरा, ये कब आया? ये आपका आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान संशोधन अमेंडमेंट 2002। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये मैं अपने नोट्स में भी दे दूंगा। ये जो अनुच्छेद 21 है ये पहले नहीं था, ये 86 में संविधान संशोधन 2002 से आपका जो है इंक्लूड किया गया है। अनुच्छेद 21 से क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। देखिए शिक्षा जो है, शिक्षा हमारे संविधान में 3 जगह दी गई है। ये मूल अधिकार भी है, किसमें है? 21A में। ये आपके डीपीएसपी भी है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है, किसमें है? 45 में, 45 में है। उसके बाद ये आपका जो है किस में दे रखी है? 51A में भी दे रखी है, मतलब मौलिक कर्तव्य में भी दे रखी है, ठीक। तो ये आपका जो है हो जाता है शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 से 14 तक वर्ष के लिए सरकार का ये मतलब सरकार का ये एक तरीके से दायित्व होगा कि वो आपको मुफ्त शिक्षा प्रदान करे। ये कब आया? ये आया 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके बाद एक चीज और याद कर लीजिए आप, आरटीई ये कानून है जो संसद द्वारा पास किया गया था। क्या है? राइट टू एजुकेशन। ये कब आया? ये आया 2009 में। बस इतना आपको इस अनुच्छेद में इतना आपको याद करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या है? पहली चीज कहता है साधारण गिरफ्तारी, दूसरी चीज कह रहा है निवारक गिरफ्तारी। क्या क्या होती है? साधारण गिरफ्तारी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। देखिए साधारण गिरफ्तारी ये कहता है कि जो साधारण होती है, मतलब जैसे आपने कोई क्राइम किया, उसके बाद आपको कोर्ट में पेश किया, ठीक है, पहले उससे पहले पुलिस ने जांच करी, फिर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने आपको दंडित कर दिया और आप जो है सीधे के सीधे जेल चले गए, ठीक। इसमें क्या है? इसमें कुछ अधिकार आपको दिए जाते हैं। पहला, जैसे आपको क्या है, गिरफ्तारी अगर आपकी करी जा रही है तो उसके लिए आपको सूचना, मतलब पुलिस आपको बताएगी कि हाँ आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक। उसके बाद है आप जो है वकील, आपको वकील से परामर्श कर सकते हो, ये भी आपको अधिकार दिया गया है, वकील से परामर्श, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एक अधिकार और दिया जाता है, वो है ये है कि आपको जो है कहीं भी गिरफ्तार किया जा रहा हो 24 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटे के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें जो ट्रेवलिंग टाइम होता है, मतलब जो लाने ले जाने का टाइम होता है, उसको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है पकड़ा गया है, जंगलों में कहीं पकड़ा गया है आपको, ठीक है, आप जंगलों में कहीं पकड़ा गया, उसके बाद उसको लाने ले जाने मान लीजिए 12 घंटे तो लाने में लग जाते हैं। तो कुल मिला के यह है कि 24 घंटे के अंतर आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसमें जो यात्रा का जो समय होगा उसको जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है कि यह सुरक्षा कवच है, ये एक तरीके से सुरक्षा कवच है एक तरीके से, ठीक है। पहला है आपको गिरफ्तारी के बारे में सूचना देना, दूसरा है कि वकील से परामर्श कर सकते हैं, तीसरा है आपको 24 घंटे के अंदर हर हालत में आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ट्रेवलिंग टाइम घटा के। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका गिरफ्तारी, निवारक गिरफ्तारी, ये क्या होती है? इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि
अभी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का हटा था, उसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे सबको जो है प्रिवेंटिव डिटेन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? इसीलिए कर दिया गया था जिससे कि अगर वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, जबकि उन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया था, नहीं किया था क्राइम। असल में ये कानून इसलिए, ये अनुच्छेद इसलिए लाया गया था कि ऐसे लोग जो कि अपने बात से, अपने कृत्य से, अपने काम से वो दंगा या फिर लोगों में एक तरीके से वो माहौल बिगाड़ सकते हैं, उस चीज के लिए इसको लाया गया था कि जब तक वो कोई मतलब एक तरीके से कुछ बात कहें जिससे लोगों में एक अलग तरीके से मैसेज जाए, उससे पहले ही उन्होंने जो है प्रिवेंटिव डिटेन कर लो। ठीक है, इससे पहले उनको गिरफ्तार कर लो। ये गिरफ्तारी कैसी गिरफ्तारी, इसमें आदमी जो होता है वो क्राइम नहीं करता, लेकिन क्राइम करने की आशंका होती है। ठीक, कि हाँ ये क्राइम कर सकता है, तो इसीलिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। ठीक, अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में यह है कि आपको जो है 3 महीने तक आपको जो है प्रिवेंटिव डिटेन करके रखा जाएगा। उसके बाद 3 महीने के बाद एक बोर्ड बनेगा, बोर्ड हाई कोर्ट के उसमें जज होंगे, वो बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि आपको 3 महीने के बाद भी आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, बस इतना डिसाइड करता है वो कि आपका बढ़ाना है तो भाई वो अगर बोर्ड ये कहता है कि ठीक है अब अभी भी इनको जो है बाहर निकाला नहीं जा सकता, नहीं तो ये दंगा करवा देंगे, ठीक है, तो इनको जो है प्रिवेंटिव डिटेन अभी भी रहने दो, फिर 1 महीना बढ़ा दिया, फिर 15 दिन बढ़ा दिए, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक गिरफ्तारी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी आपको ये अधिकार है कि आप पूछ सकते हो कि मुझे क्यों डिटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो जो है आपको बताया जाएगा, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो आपको नहीं भी बता सकती है। लेकिन ये ऊपर वाली जो गिरफ्तारी है, इसमें पुलिस आपको बताएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के उसमें जैसे अभी तक 3 महीने तक है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ, तो उसमें क्या किया गया था, ये 3 महीने की जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का टाइम है इसको घटा के 2 माह कर दिया गया, 2 महीने। ठीक है, मतलब अब जो है किसी भी आदमी को आप प्रिवेंटिव डिटेन 2 महीने तक रख सकते हो। ठीक, अगर क्वेश्चन में 2 या 3 महीने आ जाता है तो 2 ही महीने लगा के आना, क्योंकि ये संविधान संशोधन है। ठीक है, तो 2 महीने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हो। उसके बाद जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे फिर बोर्ड डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको जो है आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। हाई कोर्ट का वकील का बोर्ड बनता है, वो डिसाइड करता है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अब 2 अधिकार बचे हैं आपके, शोषण के विरुद्ध अधिकार और आपका जो है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, मतलब कहने का यह है, अगले पार्ट में मैं आपका जो है संविधान, आपका जो है मूल अधिकार पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, इसको आप जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए, और फिर उसके बाद जब मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे फिर मैं डिटेल में आपका जो है जो PDF नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं आधे देता हूं तो उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक।